हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए विलियन चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। विलियन में नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो विलियन में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे आपसे कि क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंग गुणधर्म क्या होता है। तो किसी भी विलियन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या, आयनों की संख्या, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अनुसंग गुणधर्म कहलाते हैं। उसके रासायनिक संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। फिर हमने आपको यही बताया था कि अनुसंग गुणधर्म जो होते हैं ये समानुपाती होते हैं। कणों की संख्या, आयनों की संख्या, अणुओं की संख्या, ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती होते हैं अणुभार के ये जो है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हमने यहाँ तक जो है बात कर ली थी। अब हम इससे आगे के बारे में बात करते हैं, इससे अगली चीजों के बारे में बात करते हैं। तो अनुसंग गुणधर्म 4 भी बता दिए थे आपको। पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन और चौथा परासरण दाब। तो हम आज यहाँ पे अनुसंग गुणधर्मों को स्टार्ट करते हैं। और अनुसंग गुणधर्मों में पहला अनुसंग गुणधर्म वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसके बारे में जो है यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई क्या होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, लिख दें क्या यहाँ पे, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने वेपर प्रेशर को बीपी। ठीक है, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। डेफिनेशन बता दी थी मैंने आपको, 3 डेफिनेशन बताई थी एक जगह पे। कहाँ बताई थी और कौन कौन सी डेफिनेशन बताई थी? पहली वाष्प दाब की बताई थी आपको, दूसरी वाष्प दाब अवनमन और तीसरी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो वाष्प दाब अवनमन अलग है और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अलग है। तो वाष्प दाब अवनमन, अवनमन का मतलब होता है बच्चों कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। यानी कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। और वो कम कौन सी कंडीशन में होता है? वो उस कंडीशन में होता है जब उस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोल दिया जाता है। जैसे ही आप शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलेंगे तो विलयन को काम है लेगो और विलयन की वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है। आ रही बात समझ में? तो कमी हो गई भाई यहाँ पे। जैसे ही आपने अवाष्पशील विलय मिलाया तो यहाँ पे विलयन के वाष्प दाब में कमी हो गई। इसे कह देंगे हम वाष्प दाब अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या हुआ करता था कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, या ऐसे कह सकते हो आप, वाष्प दाब जो है अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहा जाता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे हमने ये परिभाषाएं वगैरह आपको पहले बता दी थी। ठीक है, और यहाँ पे वापस से बताई हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, शुद्ध विलायक जल, और उस जल में आपने अवाष्पशील विलय, जैसे आपने उसमें NaCl ग्लूकोज को मिला दिया तो अब क्या हुआ? विलयन बन गया। जल में आपने ग्लूकोज डाल दिया। अब उस जल को आप गर्म करोगे तो क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज के अणु है, ग्लूकोज के कुछ अणु जो है वो जल की वाष्प बनने से रोकेंगे, तो ज्यादा वाष्प जल की बन नहीं पाएगी। और एक दूसरे पात्र में अगर आप केवल शुद्ध जल लें, केवल जल ही जल है उसमें, आप उसको गर्म करें तो उसकी ज्यादा वाष्प बनेगी। इस वाले विलयन की वाष्प कब बनेगी? कम बनेगी। क्यों बनेगी कम? कम इसलिए बनेगी क्योंकि इसमें अब आपने अवाष्पशील विलय डाल दिया, ग्लूकोज को डाल दिया जल में,
अब वो ग्लूकोज खुद की तो वाष्प बन ना रही, वो जल क्यों ना बनन दे रहो। आ रही बात समझ में? तो उल्टा उसने कम कर दिया, उसको ही अपन अवनमन कह देते हैं। तो हमने ये सूत्र बताया था आपको, देखो वी नो दैट पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल होता है एक्स ए के। बताओ जरा, याद करो, कहाँ निकल के आई है ये बात, याद करो ये चीज कहाँ पे आई थी। ये चीज राउल्ट के नियम में निकल के आई थी। राउल्ट के 2 नियम पढ़े थे हमने, मतलब राउल्ट का जो नियम पढ़ा था, नियम तो एक ही था उसका, लेकिन उसमें 2 केस पढ़े थे हमने। केस फर्स्ट वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, केस सेकंड अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। तो ये वाली जो चीज निकल के आई थी, ये किस में निकल के आई थी? अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, उसमें निकल के आई थी राउल्ट के नियम में। ठीक है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल होता है एक्स ए, जहां पे एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि विलय की मोल भिन्न। एक्स अपन किसको द्वारा, एक्स के द्वारा हम किसको डिनोट करते हैं? मोल भिन्न को। आ रही बात समझ में? तो ये मोल भिन्न है यहाँ पे। ये क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये हो गया वाष्प दाब अवनमन। डेल्टा पी लिख देते हैं इसको, ऐसे भी लिख देते हैं इसको, देखें जरा, डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल एक्स ए। एक ही बात है कि 2 बातें? बताओ, 2 बात तो नहीं है, एक ही बात है ये। ठीक है, अब आप जानते हैं एक्स ए क्या होता है सूत्र, मोल भिन्न में मैंने आपको इसका सूत्र बताया हुआ है एक्स ए का। हाँ जी, तो एक्स ए मोल भिन्न जो है ए की वो बराबर होती है एन ए अपॉन एन बी, सॉरी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये हुआ करती थी, ध्यान दें जरा। यानी ए की जो मोल भिन्न है वो बराबर होती है ए की मोल, यानी स्वयं की मोल बटे टोटल मोल। ठीक है, ये हुआ करता था वहां पे। तो रख देते हैं ये यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा पी अपॉन पी नोट बराबर आ रहा, एक्स ए की जगह पे ये रख दिया, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये हो गया। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखना भाई, अणुसंग गुणधर्म स्टार्ट करने से पहले जो है, अभी अणुसंग गुणधर्म स्टार्ट हुआ है, तो हम जितने भी अणुसंग गुणधर्म पढ़ेंगे यहाँ पे 4 ही पढ़ने वाले हैं। चारों के चारों अणुसंग गुणधर्म में हम विलय की मोल भिन्न एक्स ए, ये तो इसकी जगह पर रखेंगे ही। अच्छा, दूसरा चारों में जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि हमें विलय का अणुभार निकालना है। क्या निकालना? हमने विलय का अणुभार निकालना है, हमने एम ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? विलय का अणुभार, और विलय के अणुभार को हम एम ए से शो करते हैं। तो चारों के चारों अणुसंग गुणधर्म में हम एम ए निकालने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं, ये बात समझ में आ गई हम तक। इसके बाद हम कंडीशन लेके चल रहे हैं एक बेटा, अति तनु विलयनों के लिए। अति तनु विलयन के लिए मान लो विलयन अति तनु है। विलयन कैसा है? अति तनु। अति तनु का मतलब हो गया कि उसमें विलय बहुत कम है और विलायक बहुत ज्यादा है, तभी तो होगा तनु। विलय कैसा है? उसमें बहुत कम, और विलायक कैसा है? उसमें बहुत ज्यादा है। तो अति तनु विलयन के लिए एन ए ऐसे लिख सकते हैं, देखो एन ए इज लेस देन एन बी। भाई ए तो हम विलय के लिए लेते हैं, बी हम विलायक के लिए लेते हैं। अब हम कह रहे हैं अति तनु विलयन, मतलब उसमें विलय तो होगा ही नहीं, ना के बराबर होगा, और विलायक विलायक होगा उसमें, तो इसको अपन नेग्लिजिबल कर दें। तो इसको जब अपन नेग्लिजिबल करेंगे, नगण्य मानेंगे इसको, तो जरा देखें आप यहाँ पे, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल आ रहा एन ए अपॉन एन बी। सही है क्या? जरा देखें,
बात समझ में आई कि नहीं आई? Na/Nb। हमने क्या किया, Na को नगण्य कर दिया। क्यों किया? कंडीशन अप्लाई करिए अति तनु विलयन के लिए। अब यहाँ पे क्या डाउट होता है जरा ध्यान दें, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आप पूछें उससे पहले ही कि सर इस जगह पे Na जब आपने यहाँ पे नेग्लिजिबल नगण्य कर दिया है तो आपको Na यहाँ पे भी नगण्य करना चाहिए। यहीं पे क्यों किया है? इससे क्या दुश्मनी है, क्या बुरा कर दिया इसने, ऐसा इसके साथ इतना बुरा कर दिया हमने, तो ऐसा क्यों किया है जरा देखें, सोचो आप। ऊपर वाला क्यों नहीं हटाया Na, नीचे वाला क्यों हटाया है? क्या नीचे वाला ज्यादा बुरा लग रहा है कि यहाँ पे? देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। ये ऊपर वाला भी इतना ही मलूक है जितना नीचे वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जरा ध्यान दें आप, हमने कंडीशन लगाई है अति तनु विलयन के लिए, यानी विलयन बहुत तनु है। तो बच्चों ये जो है टर्म विलयन को शो कर रही है क्या? बिल्कुल नहीं कर रही है। विलयन तो वो कंपोनेंट होता है, विलयन तो ऐसा जो है मिक्सचर है जिसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं ए और बी, उसको विलयन कहा जाता है। तो हमने यहाँ लिखा है अति तनु विलयन के लिए, तो ये वाली जो टर्म है ये विलयन को शो कर रही है, विलयन को शो ये कर रही है, ना कि ये। इसलिए ये विलयन है जिसमें दोनों कंपोनेंट मौजूद हैं। और विलयन जो है तनु है, इसका मतलब इस विलयन में ये कंपोनेंट, ये जो घटक है ये बहुत कम है, इसको नगण्य किया है। आधी बात समझ में? विलयन कैसा है? ये तनु, हालांकि इसमें है तो दोनों ही घटक हैं ए और बी, लेकिन ए बहुत कम है और बी बहुत ज्यादा है, तो ए को नगण्य किया है हमने यहाँ पे। आगे बात समझ में? तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ऊपर वाला ए तो हटाया नहीं है आपने, नीचे वाले जो है इसको Na को हटा दिया है। तो ये बात यहाँ पे है प्रॉपर तरीके से, है ना। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो ये हो गया यहाँ पे Na/Nb। इसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं, और क्या रह गया भाई जानने को, Na मोल ऑफ A, यानी A के जो मोल हैं Na बराबर क्या होता है? W/M। A के रेफरेंस में WA/Ma, यानी कि A की मोल भिन्न जो है वो बराबर होगी भार/अणुभार के। ठीक है, तो यहाँ देखें जरा, ऐसे ही Nb को लिख सकते हैं WB/Mb। ठीक है, सही है बात। तो अब इसमें रख देते हैं Na और Nb का मान यहाँ रख देते हैं, तो डेल्टा P/P0 बराबर आ रहा WA/Ma डिवाइड बाई WB/Mb। सही है। अब भाग में कोई संख्या है नीचे या कोई भी टर्म है भाग में, उसको जब ऊपर गुना में लेके जाएंगे तो उसको उल्टा करके लिखते हैं। ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और बुढ़ापे तक पढ़ेंगे। तो डेल्टा P/P0 बराबर आ रहा WA/Ma इंटू MB/WB। सही है क्या? जरा देखें बात जची के नहीं जची, आपको जच गई? ये हमने क्या किया, उल्टा करके लिख दिया गुणा में इसको इस तरह से। तो ये हो गया डेल्टा P/P0 बराबर आ रहा WA/Ma इंटू MB/WB। अब हमको यहाँ से विलय का अणुभार निकालना है। चारों अणुसंग गुणधर्म में मैंने आपको बताया, वीडियो स्टार्ट हुई थी तब, या ये स्टार्ट किया था हमने तब, कि भाई चारों अणुसंग गुणधर्म में जो है आपको विलय का अणुभार निकालना है, Ma निकालना है। तो Ma यहां से निकालेंगे, क्या निकालेंगे? Ma। तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे, आप सब होशियार बच्चे हैं। तो Ma बराबर आ रहा P0 इंटू WA इंटू MB डिवाइड बाई डेल्टा P
इंटू डब्ल्यू बी। देखें जरा, तो ये हमारा फाइनल मैच हो गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, तो देखो एम ए इक्वल पी नॉट इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन डेल्टा पी इंटू डब्ल्यू बी। क्या 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 है यहाँ पे, क्या 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 है यहाँ पे, देखें जरा। एम ए क्या है यहाँ पे, विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार, ठीक है। पी नोट क्या है, पी नोट क्या हुआ करता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। इस सूत्र की सहायता से विलेय का अनुभार ज्ञात किया जाएगा। उपरोक्त सूत्र की सहायता से विलेय का अनुभार ज्ञात किया जा सकता है। निकालेंगे, अभी न्यूमेरिकल कर लेंगे, एक आध तो कर ही लेंगे, ज्यादा नहीं तो। एम बी देखेंगे डट के नहीं, पहले डब्ल्यू ए देख लेते हैं, है ना। तो डब्ल्यू ए क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार है भाई ये, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट। एम बी बोलो क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, तो एम बी हो जाएगा विलायक का अनुभार, बिल्कुल सही बोला, विलायक का अनुभार। तो एम ई जब विलेय का अनुभार है तो एम बी विलायक का होगा। बहुत अच्छे। डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी क्या है यहां पे, क्या है बोलो। तो डेल्टा पी है वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन ही तो है यहाँ पे, इसकी जगह पे लिखा है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि जब भी अपन डेल्टा पी निकालेंगे तो ये वाली टर्म काम में लेंगे, पी नॉट माइनस पी एस, इसकी जगह पे तो हमने डेल्टा पी लिखा है, तो वहां भी तो हम डेल्टा पी की जगह पे ये लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और एस मतलब सॉल्यूशन के लिए, यानी कि विलयन का वाष्प दाब। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है उसको डेल्टा पी लिखा हुआ है। दरअसल में वो है तो वाष्प दाब अवनमनी। और डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, विलायक का भार। तो ये जरा आप अच्छे से देख लें, यहीं पे बार बार आएंगे यार ये अनुसंग गुणधर्मों में, तो आपको बार बार नहीं देखना पड़े, आपको भी नहीं देखना पड़े, हमें भी बार बार नहीं बताना पड़े, आप एक बार देख लो इसको। ए और बी तो आप शुरू से विलयन में पढ़ते आ रहे हैं, मैंने बता ही दिया था आपको। ए हम विलेय के लिए लेंगे, बी हम विलायक के लिए लेंगे, डब्ल्यू हम भार के लिए लेंगे, और एम हम अनुभार के लिए लेंगे। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी, ठीक है। और उसके बाद जो है उपरोक्त सूत्र की सहायता से विलेय का अनुभार ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो हम डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को यूज में लेंगे जब भी न्यूमेरिकल वगैरह आएगा तो, ठीक है। तो हमने क्या किया है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो हमने इस डेफिनेशन को तो आपको जो है पहले से ही बता रखा है, ठीक है। तो पी नॉट ये राउल्ट के नियम से लिख दिया इस तरह से, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स ए। फिर हमने क्या किया है बच्चों, एक्स ए की जगह पे क्या रख दिया है, देखें जरा, एक्स ए की जगह पे रख दिया हमने एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये रख दिया है, ये रख दिया यहाँ पे। उसके बाद अतीत अनुविलयन के लिए, अच्छा ये वाला केस आपके समझ में आ गया क्या, वापस समझे, मैं इसको वापस बता रहा हूँ। हमने यहाँ पे बेटा कंडीशन लगाई है अति तनु विलयन के लिए, यानी विलयन बहुत ज्यादा क्या है, तनु, तनु विलयन होने का मतलब है कि हम ये लिख सकते हैं एन ए बहुत ज्यादा कम है एन बी से, विलयन तभी तो तनु होगा, तनु ही नहीं है यहाँ पे, अति तनु है। अति तनु का मतलब हो गया कि भाई विलायक ही विलायक भरा पड़ा है, विलेय तो नाम मात्र के लिए डाला है। आ रही बात समझ में, तो नाम मात्र की डाला है तो नाम क्यों करते हैं, उसका हटा ही देते नाम ही, तो यहाँ से नाम ही हटा दिया उसका, ठीक है। तो यहाँ से एक को हटा दिया है, ऊपर से नहीं हटाना है, क्योंकि ये टर्म विलयन को रिप्रेजेंट कर रही है,
ऊपर वाली टर्म विलयन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, उसमें केवल एक ही घटक है ए, यहाँ दोनों घटक मौजूद हैं, तब इसको क्या कहेंगे हम, विलयन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है एन ए अपॉन एन भी हो गया ये, उसके बाद एन ए की जगह पे भार बटे अनुभार से लिख दिया है, ऐसे इसको भार बटे अनुभार ये रख करके यहाँ से एम ए का मान निकाल लिया, और वो ये निकल के आया है, सूत्र याद रखेंगे, न्यूमेरिकल कर रहा हूं मैं अभी। एम ए बराबर हो गया पी नॉट इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन डेल्टा पी इंटू डब्ल्यू बी। सही है क्या, बात समझ में आ गई क्या जरा आपको? तो ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेने वाले हैं। यहाँ पे पी नॉट क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, एम बी क्या है, डेल्टा पी क्या है, ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये जो है आपको बात अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, चलें क्या, चलिए मिटा दें इसको, न्यूमेरिकल करें, फिर इस पे बेस न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक। क्वेश्चन लिखें, स्थिर ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, 0.850 बार। बार जो होता है वो प्रेशर यानी दाब का मात्रक होता है, एटीएम होता है, बार होता है। ठीक है, तो ये दाब के मात्रक हैं, तो 0.850 बार है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस को 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, 39 ग्राम। देखें कितने ग्राम अवाष्पशील ठोस को बच्चों, 0.5 ग्राम, और कितने ग्राम बेंजीन में घोला गया है, 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। और प्राप्त विलयन का वाष्प दाब और प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। विलय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। विलय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ब्रैकेट में दिया हुआ है, यदि बेंजीन का मोलर द्रव्यमान देखें क्या दिया हुआ ब्रैकेट में, यदि बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम मोल इनवर्स हो,
क्या हो बच्चे, 78 ग्राम मोल इनवर्स। तो ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन आपका हो गया। नोट कर लें क्वेश्चन। आगे बात जरा समझ में चल लें फिर। चलिए, तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे विलेय क्या है और विलायक क्या है। विलेय और विलायक को पहचानो। तो दिख रहा है 0.5 ग्राम एवासशील ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो भैया एवासशील ठोस है कोई, कौन सा ठोस है, कतई नहीं दिया हुआ है। तो आपको भी क्या पढ़िए, विलेय हो गया एवाष्पशील ठोस और विलायक हो गया बेंजीन। सही है। इतना हाथ लगा क्वेश्चन से हमको। तो जो जो हाथ लग रहा है बाय तो हाथ में ले, पहले हाथ में ले वो तुम जाने बढ़िया तरह से ना। तो स्थिर ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम एवाष्पशील ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है और प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। तो आपको मोलर द्रव्यमान चाहिए। और क्या क्या दिया हुआ है जरा यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें नोट कर लें। क्या देखो जरा ध्यान दें, जरा इधर फॉर्मूले में अपने को निकलवा रहा है वो विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान, यानी कि विलेय ठोस, यानी कि आपको विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, मतलब ए में निकालना है। ये बात आपको तय हो गई कि नहीं हो गई, ए में आपको निकालना है। तो आपको और यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू दे रखा है उसको तो जरा नोट करें। बेंजीन का वाष्प दाब, किसका बच्चों, बेंजीन का, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। तो यहां पे लिख दें शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब किससे दर्शाते हैं बच्चों, पी नॉट से दर्शावे शुद्ध है। सही है। तो वो कितना है 0.850 बार। ठीक है। इसके बाद जो है बेंजीन में घोला गया है, कितनी बेंजीन है 39 ग्राम। विलेय ठोस कितना है 0.5 ग्राम। तो ये भार हो गया बच्चों। तो विलेय का भार कितना है, विलेय का भार कैसे दर्शावे, विलेय के भार है फॉर्मूला हम ढूंढो। विलेय का भार कैसे दर्शाया जाए, WA थे, अरे वेट ऑफ ए, WA हो गया। तो वो कितना है 0.5 ग्राम। सही है। उसके बाद विलायक का भार दिया हुआ है, बेंजीन का भी तो दिया हुआ है। तो विलायक का भार यानी WB कितना दिया हुआ है 39 ग्राम। सही बात है। और देखो ढूंढो, कुछ और मिले जाते। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार, विलयन का दिया हुआ है। तो इसको भी लिख देते हैं लगे आतन विलयन का वाष्प दाब, और वो कितना है, किससे दर्शाते हैं बोलो, PS। ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो PS कितना है 0.845। देखें जरा इतना बार। और क्या दिया हुआ है, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान। बेंजीन क्या है, विलायक है, तो विलायक का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है भाई। विलायक का मोलर द्रव्यमान किससे दर्शाते हैं, विलायक के मोलर द्रव्यमान को MB, और वो कितना है यहाँ पे
78 ग्राम मोल इनवर्स, 78 ग्राम मोल इनवर्स इतना दिया हुआ है। तो और कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें, ये जो दिया हुआ है वो हमने लिख दिया है। तो आप फॉर्मूले में देखें, एम ए निकालना है, पी नॉट दिया हुआ है क्या हमें, पी नॉट दिया हुआ है, डब्ल्यू ए दिया हुआ है क्या, डब्ल्यू ए लिख चुके हैं है, एम बी है क्या, एम बी है, चलो ये तो मिले, डेल्टा पी है क्या, डेल्टा पी तो दिख ही नहीं रहा इसमें, डेल्टा पी नहीं दिख रहा इसमें, चलो देखते हैं कुछ कोशिश करेंगे। डब्ल्यू भी दिख रहा है क्या, डब्ल्यू भी दिख रहा है। तो तोल मोल के बाद ये निकल के आई है कि इसमें डेल्टा पी नहीं है लला, क्या नहीं है बेटा, डेल्टा पी। तो इसमें अपने को डेल्टा पी निकालना है, तो निकाल दे डेल्टा पी, आप तो निकाल देते हो चुटकियों में। तो डेल्टा पी बराबर पी नोट माइनस पी एस, यही तो होता है, ठीक है। तो डेल्टा पी बराबर पी नोट कितना है, 0.850 माइनस पी एस कितना है, 845। देखें जरा, तो यहां से आपको जो है डेल्टा पी निकालना है। गलती हो जाती है बच्चों यहाँ पे, अब ध्यान से घटाना, यहाँ पे माइनस करोगे ध्यान से करना, कहीं 0.5 रख दो, डेल्टा पी इक्वल, देखो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट रखा, 0 यहाँ 5, ठीक है, 10 हो गए ये, तो कितना आ जाएगा 5, उसके बाद 4 बचे 0, 8 बचे 0, इतना आएगा बार, ध्यान रखना, कहीं 0.5 कर दो। इधर बता देता हूं मैं फोपचे में, 0.850 और माइनस कर रहे हैं 0.845, क्योंकि ऐसे तो बैठती नहीं है आपके। तो अब देखो 10 हो गए ये, 10 में से 5 गए, बचे लला 5, ठीक है। अब बच गए यहाँ 4, 4 में से 4 गए 0, 8 में से 8 गए 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 0 में 0 गई तो 0, सही है। तो याद रखना ये बात अच्छी तरह से, 0.005 करके आएगा, कहीं आप 0.5 रख दें, होशियार बन जाएं, नहीं बनना है, ठीक है। अच्छे से घटाना, आपको गलतियां हो जाती हैं, यही तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो अपने को नजर नहीं आती हैं और जो हो जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या माजरा रहा, अब कुछ नहीं रहा, अब तो बन गया सब, अब तो क्या करना है, उठा करके रख देना है। तो एम ए इक्वल जो है आपको सभी फॉर्मूले यहाँ पे लिख देते हैं वापस से, वी नो दैट एम ए इक्वल आ रहा पी नोट इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन डेल्टा पी इंटू डब्ल्यू बी। अब यार ये मत पूछना भाई कि डेल्टा पी बराबर पी नोट माइनस पी एस कहाँ से लिखा है, ठीक है। हाँ 2-3 बार आ चुका है ये। और ये खेल कहाँ से शुरू हो गया था, वासुदेव की परिभाषा से, वासुदेव की परिभाषा, वासुदेव अवनमन, वासुदेव में आपेक्षिक अवनमन, वहीं से ये खेल चलता आ रहा है। राउल्ट के नियम में भी ये खेल खेला गया है जोरों से, ठीक है, पी नोट माइनस पी एस वाला, तो ये वहीं से चलता आ रहा है। तो रख दें, अब तो आंसर बचा हुआ है बस। तो रखवाइए एम ए इक्वल पी नॉट रख देते हैं, और डब्ल्यू ए 0.5 इंटू एम बी 78
डिवाइड बाई डेल्टा पी इतना आ रहा 005 करके इंटू डब्ल्यू वी 39। देखो ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, आप तो एक्सपर्ट हैं। तो मैं डायरेक्ट रख देता हूं यहाँ पे एम ए इक्वल आ रहा 170 ग्राम मोल इनवर्स। ये मात्रक होता है अणुभार का ग्राम मोल इनवर्स। आपने देखा यहाँ पे जब भाई विलायक का मोलर द्रव्यमान इतना दिया हुआ है ग्राम मोल इनवर्स में, तो विलय का भी हमें ग्राम मोल इनवर्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन है नॉर्मल सी, कर लेना, आप खुद से प्रैक्टिस करना कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जरूर किया करो, चाहे बड़ी कैलकुलेशन हो चाहे छोटी कैलकुलेशन हो। कैलकुलेशन आप करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, स्पीड आएगी आपको कैलकुलेशन में। ठीक है, गुणा भाग ज़्यादा करोगे तो हो गया ये खेल इसका। तो जो न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है नहीं समझ में आया हो तो वापस से देख लेना, आ जाएगा। कम से कम वीडियो को 2 बार तो देखा ही करो, क्योंकि पहली बार में क्या है कुछ जो है छूट जाता है आपसे, जैसे मान लो कुछ छूट गया, समझ में नहीं बैठा, तो जो है दोबारा में आएगा। ठीक है, तो 100% आएगा दोबारा में आपको। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसके बाद में दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है बच्चों यहाँ पे, क्वथनांक उन्नयन। कौन सी आ रही है, क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन कहते हैं वृद्धि को। उन्नयन किसको कहते हैं बच्चों, वृद्धि को। तो देखें जरा, मिटा देते हैं इसको। अब जितना होगा क्वथनांक उन्नयन पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो है डेफिनेशन वगैरह आपको समझा देते हैं क्वथनांक उन्नयन की। ठीक है, तो वो आप अच्छे से समझ लें। उसके बाद डेरिवेशन बचेगा, उसको पर्टिकुलर वीडियो में बता देंगे या नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलिए, अब दूसरी अणुसंग गुणधर्म है क्वथनांक उन्नयन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान दें, जैसे अवनमन को हम कमी कहा करते थे, ऐसे ही उन्नयन का मतलब बच्चों वृद्धि से होता है। उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। यानी क्वथनांक में यहाँ क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है, उसको ही क्वथनांक उन्नयन बोलेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है क्वथनांक शब्द आ रहा है, उसका जो है परिभाषा देख लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट, बीपी लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ये लिखा हुआ फुल फॉर्म, बॉइलिंग पॉइंट। तो अब तक जो हम डेफिनेशन पढ़ते थे वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं थी क्वथनांक की। ठीक है, मानक परिभाषा, मानक परिभाषा यहां पे मिलेगी आपको अब पढ़ने को। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय, देखें जरा, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है,
वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। देखें जरा, तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है बच्चों? जैसे मान लो कोई जल है, कोई कंटेनर में कोई पात्र है, उसमें जल भरा हुआ है, और आपको पता है वायुमंडल का खुद का कुछ दाब होता है स्वयं का, एटीएम में जिसको अपन डिनोट कर देते हैं। तो जब उसको अपन गर्म करते हैं तो वो जल बॉयल होने लग जाता है। एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसमें वो बॉयल होने लग जाता है, उस जल का वाष्प बनने लग जाता है। तो जब जल की वाष्प बनने लग जाती है, जिस ताप पे वाष्प बनने लगती है, उस ताप को कह देते हैं उस जल का क्वथनांक बिंदु। क्या कह देते हैं बच्चों? तो वह जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जल के लिए वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उस पर जल का जो वाष्प दाब होता है, वो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तब जाके बॉयल होना स्टार्ट होता है वो। उसको हम उस द्रव के लिए क्या कह देते हैं? क्वथना। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं इस बात को, जैसे शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन होता है। सही है बात? देखो, शुद्ध जो जल है उसका जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन होता है। इतना केल्विन। पॉइंट के बाद वाली जो संख्याएं हैं उनको, पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को 15 इस तरह से बोला जाता है ना, लेकिन जो है हम डायरेक्टली बोल देते हैं। बोल तक सही तरीका यही है बोलने का, 273.15 बोलो इसको, आप 15 मत बोलो, लेकिन हमारे चलन में ये चल चुका है इसलिए हर बार यही निकलता है ना। तो आपको ये चीज़ समझा दीजिए। अब आपकी मर्जी, जैसे बोलना चाहें तो 273.15 केल्विन ये हो गया शुद्ध जल का। तो ये वो ताप होता है जिस पर इस जल का जो वाष्प दाब है वो बराबर हो जाता है बच्चों किसके? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जैसे मान लो ये जल का जो है, ये जल का वाष्प दाब है और ये वायुमंडलीय वाष्प दाब है। अब इसको क्या कर रहे हैं आप? कर रहे हैं नीचे से करते जा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, और गर्म कर रहे हैं तो वाष्प दाब आया 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 आ गया, देखो लेवल में दोनों बराबर हो गए। अब ये जो है बॉयल होने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा। इसी को अब ताप बढ़ाते गए, कौन से ताप पे बराबर हुआ? इतने ताप पर। ठीक है, अब जल के लिए है ये, हर एक द्रव का जो है अलग अलग जो है क्वथनांक बिंदु होता है। तो हम जल की बात करी हमने यहाँ पे, तो जल के बारे में बताया। ये तो ये तो हो गया बच्चों क्वथनांक। ठीक है, अब क्वथनांक उन्नयन क्या है? क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन, उन्नयन। पर क्वथनांक में वृद्धि कैसी होगी भाई? उन्नयन का मतलब हो गया कि क्वथनांक बढ़ा, तो बढ़ा कैसे? क्या हुआ यहाँ पे जो बढ़ा, वो क्यों बढ़ा वो भाई क्वथनांक? तो क्वथनांक यहाँ पर क्यों बढ़ा जरा ध्यान दें। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये हमारे पास एक मांगनी खाने वाला कटोरा है और ये भी है, एक दो कटोरा है ना, इनमें भरा हुआ है। ठीक है भाई, भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है वो भी तो पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं जरा, इसमें भरा हुआ है शुद्ध जल, शुद्ध विलायक। क्या भरा हुआ है इसमें? शुद्ध विलायक। और इसमें क्या भरा हुआ है? विलयन भरा हुआ है, विलयन है इसमें। ठीक है, अब विलयन में विलय भी होगा और विलायक भी होगा,
तो वो भी हम जरा बात कर लेते हैं। विलायक तो यहाँ पे जल है, विलायक तो जल ही है, और विलय जो है वो अवाष्पशील है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। विलय कैसा है बच्चों? अवाष्पशील। विलय यहाँ अवाष्पशील है। और क्या है वो भी जरा बता ही देते हैं आपको। ग्लूकोज ले लिया, चलो ग्लूकोज पानी में घुला हुआ है, विलयन बना हुआ है, बहुत बढ़िया, इसमें शुद्ध जल है, ठीक है। अब ये दो पात्र हो गए। अब हमने क्या किया, इसको गर्म किया, गर्म किया तो शुद्ध जल है। ये जैसे मान लो ये जो है कितने पे बॉयल होने लग जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुद्ध जल है भाई, तो क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। लेकिन जब हम इस जल को गर्म करेंगे, भाई ये भी तो जल ही है, जल में क्या घुला हुआ है, ग्लूकोज, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं होगा, इसका क्वथनांक बढ़ चुका है। इस जल में ग्लूकोज घुला हुआ है और ग्लूकोज अवाष्पशील विलय है। ग्लूकोज कैसा है, अवाष्पशील। तो यहाँ क्या हुआ कि ये जो जल की सतह थी, ध्यान दें जरा, यहाँ पे जल की सतह पे जल के अणु थे और सब के सब अणु की जो है यहाँ से वाष्प बनी है, वेपर बनी है, यहाँ पे वाष्प बनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, जल के अणु तो है ही है, साथ में इस सतह पे कुछ ग्लूकोज के अणु भी होंगे, बज्जर अणु ग्लूकोज के। वो बज्जर अणु क्या करेंगे, ना तो उनकी वाष्प बन रही है और ना वो जल की वाष्प बनने देंगे। यानी कुछ एरिया जो है यहाँ पे, कुछ सतह का जो क्षेत्रफल है वो अवाष्पशील ग्लूकोज ने घेरा हुआ है। तो यहाँ पे विलायक के अणु की संख्या कम हो गई और यहाँ पे विलायक के अणु पूरे में फैले हुए हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो जल के अणु हैं वो कम हो गए सतह पे, कुछ ग्लूकोज के अणु ने घेर ली सतह, तो यहाँ पे जो कुछ जल के अणु हैं उनकी वाष्प बनेगी। तो इसलिए वाष्प दाब कम हुआ यहाँ पे, वाष्प नहीं बन रही है, तो दाब कहाँ से डालेगी वाष्प, तो वाष्प दाब घट गया विलयन का। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है। ग्राफ बनाएंगे तब उसमें अच्छे से काम पड़ने वाला है इन चीजों का। क्वथनांक भी क्यों बढ़ा कि यहाँ पे ये ग्लूकोज है अवाष्पशील। अब इस ग्लूकोज के कारण क्या है, वो जल गर्म नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके से, उसकी वाष्प नहीं बन नहीं रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका जो तापमान है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पे 100 से प्लस में जाएगा टेम्परेचर, तब जाके बॉयल होगा ये। आ रही बात समझ में? तो बताओ विलयन का क्वथनांक बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। और किसके कारण बढ़ा? बढ़ा तो अवाष्पशील विलय के कारण, ठीक है। तो इसको ही अपन कह देते हैं क्वथनांक उन्नयन, कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे ही क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? क्वथनांक उन्नयन, यानी क्वथनांक में वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या हो गया? वृद्धि। तो आपकी बात समझ में आ गई कि क्वथनांक किस तरह से बढ़ा और क्यों बढ़ा क्वथनांक। आ रही बात समझ में? तो क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा क्या हो गई कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे ही क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्वथनांक उन्नयन को, क्वथनांक मैंने आपको बताया था कि अणुसंग गुणधर्मों में हम विलय का अणुभार ज्ञात करेंगे, तो इसमें भी अपने को विलय का अणुभार निकालना है। तो उसको हम आपको ग्राफ के द्वारा अच्छे से समझाएंगे। और डेरिवेशन है बड़ा सा किसका? क्वथनांक उन्नयन का। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना इस चीज को। उसके बाद ग्राफ में भी हम एक दो रिप्रेजेंटेशन करेंगे यहीं से, ठीक है, जिसकी टर्मिनोलॉजी यहीं से संबंधित होगी। तो जो है इसके बाद की वीडियो कल कराएंगे आपको। तो अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लेना, ठीक है।